नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और अब हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि कल का लाइव सेशन था, कल के लाइव सेशन में आप लोगों ने देखा होगा हमने जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, उम्मीद करते हैं कि वो लाइव सेशन आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा। दोस्तों, आज के दिन जैसे कि मैंने कल ही लाइव सेशन में अनाउंसमेंट किया था कि कल हम एक वीडियो बनाने वाले हैं और ये स्पेशल वीडियो है और ये हमारे कंपनी के बेस प्रोजेक्ट शिक्षा नगरी के ऊपर है। ये प्रोजेक्ट काफी लंबा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और जो भी हमने इस पूरे प्रोसेस के टाइम पर जो भी डेवलपमेंट किया है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी जैसे देखा जाए तो हमारे पास में हमने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया, ये प्रोजेक्ट जो है वो ट्रिपल बी मिशन शिक्षा नगरी का प्रोजेक्ट है और इसमें से बहुत सारे लंबे सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं और एक बार मैं दोबारा इस मिशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि ये कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट एक प्रकार से देखा जाए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो टेम्पोररी होते हैं, शॉर्ट टाइम होते हैं, जिनको हम तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें समय लगता है, जिनके लिए हमें वेट करना पड़ता है और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही समय लगता है, लेकिन जिसमें ज़्यादा समय लगता है ऑब्वियसली उतना ही सॉलिड बनता है और उतना ही लोक कल्याण का काम रहता है। दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हर कंपनी का एक विजन होता है, हर कंपनी का एक मिशन होता है, वैसे हर व्यक्ति का भी एक विजन होता है, लाइफ का गोल होता है। हर हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखी होगी अपने लाइफ के बारे में। तो वैसे ही मेरी भी कुछ प्लानिंग्स थी ऐसी जो कि लाइफ के बारे में है और ये लाइफ के बारे में प्लानिंग्स कैसी है मैं आपको शेयर करता हूँ मैं। दोस्तों, आप जैसे कंपनी का नाम सुनते होंगे BBB ओवरसीज। ओवरसीज तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन BBB क्या है, ये BBB का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है और इसका कंसर्न क्या है, क्यों यही नाम रखा गया, दूसरा और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया। और बहुत सारे नाम हैं, देखा जाए कोई भी बिजनेस करने के लिए बहुत सारे सजेशंस भी आते हैं, लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, लोग बड़े बड़े लोगों से पूछते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी धार्मिक जो विश्वास होता है, धार्मिक मान्यता होती है, तो एक प्रकार से वो धर्म गुरु से पूछते हैं। कुछ लोग अपने अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों से पूछते हैं जो लोग अपनी लाइफ में सक्षम हुए होंगे, सफल हुए होंगे और जो मिशन बने होंगे एक इंस्पिरेशन की, उनसे भी पूछते होंगे। लेकिन हमारे लिए जो हमारी कंपनी का जो मिशन है, इसमें से ये BB वर्ड क्यों लिखा गया, BBB की मतलब ये नेम ही क्यों रखा गया, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं मैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि आप लोगों को ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारी कंपनी का मिशन क्या है, हमारी कंपनी का विजन क्या है। एक बार ये चीजें आप लोगों को पता चले कि मिशन क्या है, विजन क्या है, तो शायद आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, BBB का फुल फॉर्म होता है बेनिवोलेंट भारत भुवन। बेनिवोलेंट भारत भुवन का मतलब है कि आप कोई भी एक ऐसी जगह लें इंडिया में जहां पर इंडिया के एक ऐसे एरिया जहां पर उदारवादी लोग रहते हो। और उदारवादी लोग होने का मतलब है कि ये एक ऐसा जो आदर्शवादी कल्पना है, ये एक्चुअली हम लोग कुछ ग्राउंड लेवल पर इसको करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जब कोई भी चीज हम जब प्लान करते हैं तो टारगेट पुट करना बहुत जरूरी है और टारगेट से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अगर हम गोल सेट करते हैं तो इंस्पिरेशन जरूर मिलती है। तो बेनिवोलेंट भारत भुवन और ये मिशन है जो कि, तो BBB मिशन और शिक्षा नगरी इसके आगे है। तो मतलब कि देखा जाए हमारी कंपनी का कंप्लीट गोल हुआ कि शिक्षा नगरी एक ऐसी जगह बने जहां पर जो उस एरिया में रहने वाले लोगों सभी उदारवादी हों और ये भारत की एक ऐसी भूमि हो जहां पर सभी उदारवादी लोगों वो शिक्षा नगरी हो। जैसे अभी देखेंगे तो शिक्षा नगरी एक प्रकार से अनऑफिशियल वे में अभी कोटा को बोलते हैं या नागौर को बोलते हैं, कुचामन सिटी है उसको भी शिक्षा नगरी बोलते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो शिक्षा नगरी की कल्पना कर रहे हैं ना, वो एक शहर के बारे में बात नहीं है। ये शिक्षा नगरी का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग शिक्षित हों, एजुकेटेड हों और एक प्रकार से हमारे देश का जो अतीत का गौरव है उसको दोबारा हम एक प्रभावशाली रूप में आगे फैलाएं। और इसके लिए शिक्षा नगरी का अस्तित्व में आना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट देखा, विजन मिशन डिफाइन किया गया। दोस्तों,
इसके बारे में शुरू की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का फॉर्मेशन उससे पहले की बात है। जब मैं 15 साल का था, 15 साल मीन्स 14 साल के लगभग था, 14 साल का था, तो उस टाइम पर मेरे एक टीचर जिन्होंने जो एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन बने, उन्होंने मुझे फ्री एजुकेशन दी थी 9th क्लास मीन्स 10th क्लास के लिए। 9th क्लास का इंसिडेंट है, और उसमें से उन्होंने मुझे थोड़ा वर्क करते देखा, और उसके बाद जब उन्हें फील हुआ कि ये काफ़ी गरीब फैमिली से हैं और इनको मतलब जो पढ़ाई में इतना मन लगता है, इंटरेस्ट है, ये छात्र इतना ब्रिलियंट है, अगर इसको सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली ये पूरे कॉलेज में टॉप आ सकता है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। और बाद में मुझे इसके बारे में कहा भी, और उनका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो हमारे टीचर, जो मैथ्स के जो टीचर है, जो आगे चलकर हमारे क्लास टीचर बने मिस्टर शरद कुमार शर्मा, वो टीचर एक प्रकार से आज ट्रिपल बी जो भी है ये उनकी इंस्पिरेशन है। मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद हम आज, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, कुछ और होता, लेकिन ये वीडियो नहीं बना रहा होता। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे कोचिंग दी, फ्री कोचिंग दी, और पूरा सपोर्ट किया। जब मुझे कोई भी डाउट्स हुए, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए वो हमेशा तत्पर थे, सर्दी गर्मी कोई भी हो। बोर्ड के जब एग्जाम होते हैं, ऑब्वियसली 10th बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम से पहले उन्होंने मैं पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इतना स्ट्रांग हो गया था कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद अगर वैसा ही चलता रहा तो स्टेट टॉप भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि जब हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, तो मेहनत एक प्रकार से ऐसी थी जो दिल लगा के 100% एफर्ट पुट करके थी। और ऑब्वियसली जब अभाव हो तो पता चलता सफलता क्या होती है, और अभाव में अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये बात हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एग्जाम से 10 दिन पहले मेरी इकलौती सिस्टर, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, वो एक्सपायर हो गई। ये जो सदमा है ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ऑब्वियसली कोई भाई हो छोटा, उसको टेकिंग केयर के लिए जो बहन होती है बड़ी, एक प्रकार से अम्ब्रेला का रूप, एक सपोर्ट हमेशा, एक प्रकार से देखा जाए छोटे गार्जियन के रूप में अगर वो सपोर्ट करें हर चीज़ के लिए, गलतियों को माफ़ करना, प्यार करना, और एक प्रकार से अपने हिस्से का भी प्यार देना, ये एक आप लगभग एक प्रकार से हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो इस तरीके से प्यार करता है। तो जब वो उनका इंतकाल हुआ, तो ये मान लीजिए एग्जाम से पहले 10 दिन पहले की बात है, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा उसका जो एक मेंटल स्टेटस वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये घटना आसान नहीं होती है। कोई भी चीज़ होती है बहुत ही बड़ा सदमा वाला पॉइंट होता है। तो हुआ ये कि बाद में मैं पास तो हुआ 10th में, और परसेंटेज भी 63% बना, बहुत ज़्यादा नहीं बना, 63% बना। लेकिन पॉइंट ये था कि अब जैसे पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, तो दोबारा पढ़ने का भी एक होता है कि चलो हम परसेंटेज दोबारा निकाल लेते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली जब अभाव होता है तो ये लगता है कि ये काम हो गया तो अगले स्टेप पे जाते हैं। और हमारे टीचर ने भी जो उम्मीद रखी थी उसके ऊपर उनको लगा कि अब ऐसा दुर्घटना हो गई है, ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को, जो उम्मीदें मेरे ऊपर बनाई थी, उस पर उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ मुझे फील हुई कि नहीं, हमारे टीचर ने जो सपोर्ट किया, ये सपोर्ट एक्चुअली सही रिजल्ट में नहीं बदला। ये घटना का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक फीलिंग होती है, मुझे जो सपोर्ट दिया उस सपोर्ट का एक्चुअल में रिजल्ट ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पर एक प्लानिंग बनाई कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें से मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे टीचर हैं शर्मा जी, उनके सपने को, उनका जो मानना है, उनकी जो विचारधारा है, उनका समाज के प्रति जो रवैया है, जो दायित्व है, जो वो चाहते हैं समाज को शिक्षित करना, गरीब बच्चों को सपोर्ट करके उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उनको सुविधा देके उनको पढ़ाना। तो एक प्रकार से मेरे लिए वो आदर्श टीचर जो होते हैं ना, उनकी छवि है। आज भी वो सम्मान है, वो सम्मान ऑब्वियसली उसकी कोई मोल नहीं है, उसका कोई, हम उसको वैसे नहीं बोल सकते। जो सम्मान मुझे पता है कि मैं उनका कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन्हीं के बेस पर मैंने ये पूरा मिशन तैयार किया। सो दोस्तों, जैसे ये जो घटना हुई, अब घटना के बाद में जैसे मैंने प्लान किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें से उनके सपनों को हम पूरा कर पाएं। एक छोटा स्कूल खोलेंगे, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, जो जैसा वो सपोर्ट करना चाहते हैं
वैसा करेंगे। लोग शिक्षित होंगे, अगर हमारे माध्यम से कुछ लोग निकल गए तो ऑब्वियसली हमारा जो जो एक प्रकार से समाज के प्रति दायित्व है वो पूरा हो जाएगा। पूरा नहीं तो कम से कम कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। ये सोच के साथ में मैंने अगली प्लानिंग की। और आप देखेंगे जैसे कई बार एक डायलॉग बोला जाता है कि अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। एक प्रकार से वैसा ही चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ। एक छोटे से गांव से मुझे भोपाल भेजा गया पढ़ने के लिए। भोपाल में पढ़ाई की मैंने। और ऑब्वियसली जब जैसे हम कोई जगह बदलते हैं, एनवायरनमेंट बदलते हैं, थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन अगर हुनर है, काबिलियत है, अगर मन में लगन है किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर ये मान लीजिए कि ये जो चीज़ है, कोई भी चीज़ डिफिकल्टी नहीं होती है। आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो निखर के आने ही वाली है। तो जैसे हमने पढ़ाई की ऑब्वियसली, अब गरीब घर से आने के बाद में ऐसा तो नहीं कि सिटी में अगर आ गए तो बहुत सा पैसा होगा, ऐसा नहीं होता है। गरीब घर से आने के बाद में फीस के पैसे और रहने का खर्चा, वो सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली कुछ अलग होता है। जैसे हम सोचते हैं कि हम बड़े शहर में पढ़ने जाएंगे। अब बड़े शहर में पढ़ने जाएंगे तो मतलब उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो वहाँ की फैसिलिटी है, उतना बजट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट नहीं होगा तो हमें लाभ मिलेगा लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो हुआ ये कि जैसे हमने पढ़ाई की, अब पढ़ाई के टाइम पर ऑब्वियसली जब पैसे के लिए थोड़ा सा काम करना भी शुरू किया और मैंने 12 घंटे वहाँ पर नौकरी की। एक कोरियर कंपनी में मैंने नौकरी की। और ये कोरियर कंपनी में भोपाल में मधुर कोरियर सर्विसेज करके एक कंपनी है, उसमें मैंने नौकरी की। 3 साल तक मैंने वहाँ पर जॉब की और जॉब का टाइम था 12 घंटे। 12 घंटे जॉब करने के साथ साथ में मैंने पढ़ाई की। मैंने बीबीए किया और बीबीए कंप्लीट करने के बाद जब ये चीज़ चल रही थी तो मेरे दिमाग में ये सपना, जो टीचर वाला जो इंसिडेंट था, वो सपना आगे चलता था, हमेशा चलता था। पॉइंट ये हुआ कि आगे चलकर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको एक मूर्त रूप देना जरूरी होता है, प्लानिंग्स करना जरूरी होता है, उसको हम एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाना जरूरी होता है। ग्रेजुएट होने के बाद में इतनी चीज समझ में आ जाती है। जैसे बीबीए किया, बीबीए में एडमिशन लिया था, उसी टाइम समझ में आ गया था कि हमें इसको प्रॉपर प्रोजेक्ट के रूप में बनाना होगा। तो उस टाइम पर 2002 में मैंने इसका नाम डिसाइड किया BBB, और उसके आगे एक वर्ड जोड़ा, मिशन, BBB मिशन। अच्छा, मिशन क्यों बोला, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मिशन इसलिए बोला क्योंकि जनरली क्या होता है, ये एक सिंपल साइकोलॉजिकल लॉजिक है और इसको आप देखेंगे तो कॉमन ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम जो सपना देखते हैं, कोई भी सपना, अगर हम खुद अकेले सपना देखते हैं, वो सपना ही होता है। ठीक है, अगर जो सपना हम देखते हैं, अगर एक प्रकार से देखा जाए, अगर मेरा सपना अगर हमारे आसपास के 2-3-4 लोगों को पता चलता है तो वो सपना सपना न रह के एक लक्ष्य बन जाता है, एक प्रोजेक्ट बन जाता है। लेकिन जब ये सपना काफी लोगों से जुड़ा हो, समाज के बहुत बड़े भाग से जुड़ा हो, तो ये मान लीजिए फिर ये सपना ना प्रोजेक्ट होता है और ना ही सपना होता है, ये मिशन बन जाता है। मिशन एक ऐसा मिशन जो पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो। समाज का मतलब किसी एक समाज से नहीं है, समाज का मतलब है पूरे वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से देखा जाए तो समाज, उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमारा समाज है, समाज मतलब एक प्रकार से जितने इंसान रहते हैं बिना भेदभाव के, सभी इंसानों के लिए हम कल्पना करेंगे तो समाज, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो समाज होगा, समाज के प्रति जो लाभदायक होगा, वो एक मिशन बन जाता है। इसलिए मैंने इसको शुरू में ही प्रोजेक्ट के रूप में BBB मिशन मेंशन किया। अब मेंशन किया क्या होता है, जनरली अगर आप देखेंगे कितने मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और वो लोग हमेशा इस चीज पे जोर देते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको लिखना होगा। अगर लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, याद रहेगा तो आप उसके लिए काम करेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, तो आपका जो फोकस है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके प्रायोरिटी कम हो जाएगी, बाद में उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज लिए इसके लिए मैंने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट के रूप में लिखा कि शिक्षा नगरी वर्ड नहीं आता उस टाइम पे। एक्चुअली उस टाइम पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि हम एक स्कूल खोलेंगे और उसका नाम BBB मिशन होगा। अब चूंकि ये जो BBB मिशन में शिक्षा नगरी वर्ड कैसे ऐड होगा, मैं आपको आगे स्टेप में बताता हूँ। जैसे हमने BBB वर्ड इसमें मेंशन किया तो उसके बाद में क्या हुआ
कि जनरली जब हम ये चर्चा किसी से करते हैं, हर व्यक्ति पूछता है, आप जैसे आप ट्रेन में जाओ या फिर कहीं पर जाओ, लोग पूछने लगते हैं बेटा क्या करते हो। अब क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज कम थी, लगभग ये मान लीजिए ये बात रहेगी 2002 3 4 के आसपास की, तो उस टाइम पर कितनी एज होगी, लगभग 21 22 में 19 20 21 के बीच की बात चल रही है। कोई भी अगर मिलता तो ये पूछता बेटा क्या करते हो। तो वहां पर जो मैं मेरे मन में जो प्लानिंग था, अगर मैं उनको बताता था तो एक बार तो खुश होते थे, लेकिन अगर मैं रिपीट करता था तो कुछ लोग फिर बाद में इसमें से एक हो सकता है उनको बोर होने लगे, या फिर उनको लगता है कि शायद ये जो एक होता है जो पैशन है ये टेम्पररी हो सकता है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। और सब लोग तारीफ ये करते थे ऑब्वियसली सामने मोटिवेट करने के लिए कि हाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ये फील करवा देते थे वो मैं कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट के रूप में लिखा, क्या क्या संभावना है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे स्टोरी बहुत लंबी है, सब कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ मैं कि जनरली क्या होता है कि जब हम कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, एक ऐसा स्कूल खोलना चाहें जिसमें समाज का भला हो, तो ऑब्वियसली फंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फंड की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या होता है कि लोग प्लानिंग करते हैं कि हम कौन से सोर्स से फंड जनरेट करें। वैसे मेरे दिमाग में भी 3 आइडियाज़ आए। 3 आइडियाज़ ऐसे आए जिनके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं और सक्सेसफुल चल रहे हैं, लेकिन हमने उन ऑप्शंस को नहीं चुना। उसके पीछे रीज़न है। पहला सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको पॉलिटिकल वे में ले जाऊं, किसी पॉलिटिशियन से मिलूं और उनको अपना पूरा विजन समझाऊं, और उसके बाद में फिर उनकी हेल्प लेके जो गवर्नमेंट की निधि होती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको इसमें मोबिलाइज कर दूं और उसके बाद में हमारा इसको आराम से चल सकता है। लेकिन इंसिडेंट हुआ कि मुझे जब मैंने कुछ पॉलिटिशियन से मीटिंग की तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट के प्रति मेरा जो रुख है, मेरा जो एक जो सोचना है समाज के प्रति कि समाज में डेवलपमेंट कैसे हो, एजुकेशन हर बच्चे को कैसे मिले, गरीब बच्चों को कैसे मिले, और एक्चुअली ऑब्वियसली पॉलिटिशियन का मतलब होता है कि उनको वो वोट कैसे मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी हमने फिर बाद में खारिज किया, नहीं ये पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक काम करते हैं, चलो हम इसको एक चंदा के लिए तैयारी करते हैं, रसीद कट्टा बनाते हैं, और ये रसीद कट्टा हम एक प्रकार से अपने टीम को देंगे, वो घर घर जाएंगे, वहां से चंदा लेके आएंगे, और चंदा लेके आएंगे तो हमारा स्कूल चलता रहेगा। बहुत सारे स्कूल चलते हैं, ये आप जानते भी हैं। तो जब ये घटना घटित हुई तो उस टाइम पर क्या हुआ कि मैं जहाँ रहता था उसी गली में एक दो सरदार जी, वहां पर एक गुरुद्वारा में कुछ काम होता, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो उसमें क्या होगा कि एक आंटी को, वो 2 दिन से आ रहे थे, तो आंटी जी उनको मना कर देते कि हाँ कल आना, कल आना, मना भी नहीं किया, कल आना, कल आना। तीसरे दिन उन्होंने पूछा, दोबारा आए कि हमें गुरुद्वारे के लिए चंदा दीजिए। तो आंटी ने कहा कि कल आना। तो सरदार जी ने कहा कि आप अगर देना है तो दे दीजिए, अगर नहीं देना है तो आप बार बार हमारा टाइम बर्बाद मत करवाइए। तो वो आंटी जी गुस्सा आ गया, उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उनको गुस्से में। अब ये घटना सुन के, अब चूंकि सरदार जी बहुत सज्जन पुरुष थे, तो उन्होंने, दोनों लोग बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। बट ये चीज मुझे फील कर गई कि अगर मैं रसीद कट्टा अपनी टीम को देता हूं तो ये मान लीजिए ऐसी इंसल्ट उनकी कई बार होगी, और मैं नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट में कोई भी इंसल्टेड हो। और ये स्वाभाविक है, लोग रुचि के साथ में आएंगे, इंटरेस्ट के साथ में आएंगे, उनका मन होगा खुद का समाज सेवा करने का, लेकिन अगर उनकी इंसल्ट हो तो कैसा फील होगा। कुछ समय तक जोश रहता है, कुछ समय तक जुनून रहता है, उसके बाद में फिर जब ये कंटिन्यूस हो जाएगा तो फिर टीम ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देगी। तो फिर ये ऑप्शंस भी एक प्रकार से हमने खारिज किया, नहीं इस पे हम काम नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, तीसरा पॉइंट आया कि अगर मैं इसको धार्मिक घोषित कर दूं तो शायद बहुत अच्छे से चल सकता है, क्योंकि आराम से इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बहुत सा चंदा आएगा, और एक प्रकार से एक मैं खुद ही साधु बन जाऊं, फिर लोगों को धर्म के प्रवचन दूं, तो फिर बहुत से लोग इसमें जुड़ेंगे, और ऑब्वियसली धार्मिक कार्य में लोग चंदा देने में पीछे नहीं हटते। तो फिर ये घटना जब घटी, मैं खुद मैंने दीक्षा ली, मैं साधु बन गया, और बहुत से 2 महीने लगभग मैंने पूरा फुल डेडिकेशन के साथ में साधु की लाइफ जी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जबलपुर में एक घटना घटी, एक साधु का कुछ एक
सीडी वगैरह बाहर आई, वो घटना 2004 की आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगी। उस टाइम में मुझे फील हुआ कि ये फील्ड सिक्योर नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसके साथ साथ में ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि इसमें नुकसान भी है। मतलब एक प्रकार से इसको रोल मॉडल नहीं बना सकते हैं फिलहाल के लिए, मेरा मानना है, या मेरा खुद का मानना हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे फिलहाल उस टाइम पे ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, ये भी तरीका सही नहीं है स्कूल को बनाने के लिए, शिक्षा नगरी को बनाने का कम से कम ये तरीका नहीं है। और शिक्षा नगरी बट उस टाइम पे नहीं आया था, अभी ट्रिपल मिशन की बात करते हैं। फिर क्या हुआ कि जब ये तीनों चीजें हो गई तो उस टाइम पर दिमाग में आया कि, और कई लोगों से कंसल्ट, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ, मेरे एक नेचर है, मैं अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं या कहीं पर जा रहा हूँ, मैं या मान लीजिए किसी काम से गया और कहीं वेटिंग करना पड़े, तो आसपास के लोगों से बात करना शुरू कर देता हूँ मैं। और ऑब्वियसली बात कैसे करेंगे, जो पर्सनल बातें होती है वही बातें करेंगे, कभी कभी कुछ इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, कभी कभी देश की बड़ी बड़ी घटनाओं या विदेश की बड़ी बड़ी घटनाओं के ऊपर काम करते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है वो जनरली मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना ज्यादा होता है। और जितनी जानकारी मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितनी जानकारी लोगों से मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। तो जब मैं चर्चा करता था उस टाइम पर मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ, अगर मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ तो मुझे खुद एजुकेशन फील्ड में उतरना पड़ेगा। ये चीज मैंने रियलाइज की, तो उसके बाद मैंने एक स्कूल में एज अ टीचर टीचिंग की। भोपाल में एक बहुत फेमस स्कूल, जो कि उसकी जो क्वालिटी, बहुत छोटा स्कूल था लेकिन बहुत फेमस, विक्रम बिहार स्कूल, उसमें मैंने एज अ टीचर पढ़ाई की। जब मैंने पढ़ाई मतलब पढ़ाया, मैंने मैथ्स टीचर के रूप में पढ़ाया और 3 साल मैंने उस स्कूल में पढ़ाया। जब मैंने पढ़ाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली यही एक तरीका है जिससे हम बच्चों को एक उनका फ्यूचर बनाने में मदद कर सकते हैं और समाज की भलाई भी कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर काम करें, जो शिक्षक है ना, शिक्षक ईमानदारी से काम करे, तो ये मान लीजिए समाज बहुत ही अच्छा हो जाए। अभी देखा जाए बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जब हम फील करते हैं कि लोगों के संस्कार सही नहीं होते हैं और जो क्राइम करते हैं, बहुत सारी बुरी घटनाएं होती हैं, उसमें से अगर उनका पूरा आकलन करेंगे तो अल्टीमेटली एक ही चीज समझ में आएगी कि उनको बचपन में संस्कार अच्छे नहीं मिले या फिर उनका माहौल अच्छा नहीं है, यही चीज आती है। तो जो शिक्षक का रोल है बहुत बड़ा है। तभी तो बोलते हैं जो शिक्षक के रूप में, जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो ये जो जो दोहा है, ये दोहा ऐसे ही नहीं बना। अब जैसे देखा जाए तो मेरे लिए जो हमारे गुरुजी हैं शर्मा जी, वो एक प्रकार से दुनिया में उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और जब ये चीज देखी कि जब मैंने टीचर के रूप में जब मैंने पढ़ाया, तो ऑब्वियसली समाज को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा। तो अब एक चीज है कि शिक्षक की सैलरी अच्छी नहीं होती है, और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो एक शिक्षक बन के एक बड़े प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हैं। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, अगर आपको ऐसा है तो आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपनी इनकम को बढ़ाओ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ और बड़ा करूं। दिल्ली में एक जॉब ज्वाइन की, दिल्ली में जॉब की, और दिल्ली में जॉब करके इस प्रोजेक्ट को आगे करते गए। तो 2007 में मैंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, समाज का सही वास्तविक रूप में कैसे भला हो सकता है। तो जब ये रियलाइज किया कि कैसे भला हो सकता है, तो उस टाइम पर हम एक इसके ऊपर मैं खुद इस पर चिंतन कर रहा था कि कैसे करें। फिर समझ में आया, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, जैसे कोई शहर है, शहर में मोहल्ला होता है, मोहल्ले होते हैं, उसमें बहुत सारे घर होते हैं, तो हर व्यक्ति अलग अलग मान्यता से होता है। और जब अलग अलग मान्यता से होता है तो ऑब्वियसली जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो काफी हद तक उससे प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण देना चाहूँ कि अभी जैसे अगर 4 अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग धर्म के हैं, तो वो किसी भी चीज को देखेंगे, हर व्यक्ति उसको वैसा देखेगा जिसमें से उसका खुद का जो समाज है वो एक प्रभावी रूप में होगा, ये फैक्ट है। लेकिन जब ध्यान किया तब एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअली क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तभी ये नाम आया शिक्षा नगरी। दोस्तों जनरली क्या होता है कि कोई भी अपना जब प्रोजेक्ट करता है, कुछ भी बनाता है, तो उसमें अपना नाम जरूर डालता है, अपना नाम, घर के में किसी का नाम, पापा का नाम, या फिर हो सकता है कि अपने गुरुजन का नाम, कुल गुरु का नाम, कुल देवता का नाम, वंश का नाम, गोत्र का नाम, कुछ न कुछ उसमें मेंशन करता है।
लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रिपल बी के बारे में तो उसमें एक सिंगल ऐसा वर्ड नहीं है जो किसी से प्रभावित हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो कॉमन लोगों का प्रोजेक्ट है। आप इस चीज को एक बार देखें कि शिक्षा नगरी किससे प्रभावित है, आपको पता चल जाएगा। क्या इस वर्ड को कोई व्यक्ति नकार सकता है, अस्वीकार कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रिपल बी मिशन शिक्षा नगरी पूरे शब्द को अगर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी मेरा नाम नहीं मिलेगा, कहीं पर मेरी सिस्टर का नाम नहीं मिलेगा, कहीं पर मेरी फैमिली का नाम नहीं मिलेगा, मेरे मदर फादर का नाम नहीं मिलेगा, या फिर कहा जाए तो मेरे जो टीचर, जो मेरे इस प्रोजेक्ट के जो इंस्पिरेशन गुरु हैं, उनका भी नाम नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे मैं प्रभावित हूँ। मैं प्रभावित अलग बात है, लेकिन मैं बाकी लोगों के क्वालिटी के रूप में प्रेजेंट करूं, उनको तैयार करूं। और शिक्षा नगरी किसी को भी स्वीकार हो सकता है। शिक्षा नगरी शिक्षा की नगरी, सिंपल सी बात है। और ये चूंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी होने की वजह से इस शब्द को पूरे देश में हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। जब ये भावना आई कि शिक्षा नगरी शब्द देना है, उसके बाद फिर दिल्ली में जॉब करते करते वहाँ पर एक मेरे जो मित्र हैं, एक्चुअली मेरा एक नेचर है, मैं कहीं पर भी जॉब करूँ मैं किसी का लेबल नहीं देखता, छोटा बड़ा, वॉचमैन हो या क्लीनर हो या फिर मैनेजर हो या बॉस हो, कोई भी हो, मैं सब लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और सभी लोगों को प्रेम से बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई अगर वॉचमैन है या क्लीनर है तो हम उसको हीन भावनाओं से देखें, बिल्कुल नहीं। कोई भी हो हम उसको बराबर की नज़र से देखते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देने से क्या होता है, ये फैक्ट है, ये नेचुरल है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट वापस मिलेगी, ये फैक्ट है। अब ये रिस्पेक्ट वापस मिले इसके लिए रिस्पेक्ट करना नहीं होता, रिस्पेक्ट अपना खुद का नेचर डेवलप करना है कि हमें सामने वाले की रिस्पेक्ट करना है। तो जब हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसका डेफिनेटली ये असर होगा कि आपको और इम्पोर्टेंस मिल जाएगा। लोग दिल से जुड़ते हैं, जब अटैचमेंट जो हो जाता है, भावनात्मक अटैचमेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो मेरे जो मित्र जो कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड कम रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे काम करते थे, उन्होंने, उनका नाम है मिस्टर खुमान सिंह। मिस्टर खुमान सिंह, उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि सर आप एक काम करो, अगर आपको ये स्कूल खोलना है, अगर आपके मन में ये बड़ा सपना है, तो आप एक काम कीजिए, आप सिक्योरिटी की एक कंपनी खोल दीजिए। और चूंकि मैन पावर सप्लाई वाला काम है, इसमें आप अगर करेंगे तो आपको कंपनी 12,000 देगी, आपको 9,000 देना, 1,000 खर्चा हो जाएगा, टैक्सेस वगैरह मिला के आपको 2,000 फिर भी 1% पे बच जाएगा। अगर आपने किसी भी कंपनी में 50 लोगों की सिक्योरिटी लगाई तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ आराम से बच गया। आइडिया अच्छा क्लिक कर गया, और आइडिया क्लिक किया तो फिर इसके लिए मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया कि हाँ कैसे हमें कंपनी खोलना है, क्या करना है। अच्छा, इसके बीच में एक घटना और घटी, और वो घटना अगर सुनेंगे आप तो शायद आपको हंसी आएगी कि मतलब जैसे बिना पता किए, बिना तैरना नहीं आता तो नदी में कूद जाना, कहानी है ये। कैसे, जब मैं शिक्षा नदी नाम हो गया तो मैंने एक इसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो डेवलप को कोई भी डेवलप कर सकता है, लेकिन उस जगह को डेवलप करना है जो अनडेवलप है और जिस पर कोई नहीं करना चाहेगा, उसको डेवलप किया तो उसको माना जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ किया। तो वो चीजें अगर मैं यही स्कूल भोपाल में खोलूं, आराम से खोल सकता हूँ। भोपाल में जगह की कमी नहीं है, आस थोड़ा दूर दूर ले लेंगे, महंगी पड़ेगी, लेकिन पॉइंट ये कि वहां पर आराम से कर सकते हैं। बट इसमें कोई तीर नहीं मारा, सीधी सी बात है, इसमें कोई हमें एटीट्यूड वाली बात नहीं है। पॉइंट है कि परिवर्तन लाना। अगर किसी को एक्चुअल में जो एजुकेट करना है तो उन लोगों को करना है जिनके पास में अभाव है। बाकी दुनिया में इतने सारे स्कूल्स हैं, कहीं पर भी एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन जहाँ अभाव है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, वहां पहुंचाएंगे तब कुछ माना जाएगा कि हमने कुछ किया, मुझे खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये चीज के लिए मैंने इंडिया में 3 अलग अलग जगह के शहरों को चुना। गुजरात में हमने कच्छ के बारे में प्लानिंग की, और फिर इसके बाद ये जो मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है उसकी कल्पना की, और उड़ीसा में कालाहांडी उसकी कल्पना की। जिसमें से कालाहांडी में जो लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से इश्यू था, हम उसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को वहां कर ही नहीं पाएंगे। जहां पर 10 रुपए खर्च होने वाला है वहां पर मेरा 50 खर्च होगा, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। और हमारे पास 50 होना भी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब कच्छ की बात करें तो कच्छ का जो प्लान है, कच्छ में ऑब्वियसली कच्छ का प्लान था, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें थी कि लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पर भी आ रहा था, और उस चीज के लिए टीम का डेवलप होना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि टीम होना चाहिए, नेटवर्क में लोग होना चाहिए। तो
तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन झाबुआ के ऊपर प्लान किया तो झाबुआ काफ़ी हद तक प्लानिंग में कवर आया। तो जब मैं झाबुआ जा रहा था तो उस टाइम की घटना है जिसको आप अगर देखेंगे, मतलब एक मेरी लाइफ की बहुत अहम घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और ये घटना लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ये घटना को मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकता, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये इस प्रोजेक्ट का मतलब पहले स्टेप की जो मेमोरेबल घटना है। मतलब कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन छोटी घटना जो हमेशा के लिए यादगार है, क्योंकि उसका कुछ सेंस है। जब मैं बस से रतलाम मेघनगर से झाबुआ के लिए बस से जा रहा था, तो बस में मुझे मेघनगर से ही एक बच्चा ट्रेन में बैठा। और वो मतलब मेरा नेचर है, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं लोगों से बात करना शुरू कर देता हूँ। और मैंने जब उससे पूछना शुरू किया भाई क्या करते हो, तो उसने बताया मैं इस क्लास से पढ़ता हूँ। अब बात करते करते मैंने उसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा गाइड भी किया। और चूंकि मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता था, तो मैंने कुछ उसको करियर गाइडेंस भी दिया। लेकिन जब उसने पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो, उसने सर तो नहीं बोला, उसने बोला अंकल आप कहाँ पे जा रहे हो। तो अब चूंकि 8वीं क्लास का बच्चा था, तो अपने हिसाब से उसने जो जो नॉलेज था अपना बताया मुझे, और मुझे भी वो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, ये बस जहाँ जाएगी वहाँ तक जाऊँगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ सर्चिंग में था, कोई फिक्स थोड़ी था कि मुझे झाबुआ जाना है या जोबड़ जाना है या अलीराजपुर जाना है, बिल्कुल फिक्स नहीं था। लेकिन जब उसने पूछा लेकिन उससे आगे कहाँ जाओगे, कि वो अभी पता नहीं है, मैंने ऐसा बोला। मतलब उस बच्चे ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा ये बस जाएगी वहां तक। उसने पूछा मेरा मतलब आप कौन से शहर में जा रहे हैं, तो मैंने कहा वो पता नहीं है, आगे देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। अब ये सेंटेंस एक प्रकार से देखा जाए तो फनी भी लग सकता है, एक प्रकार से मतलब किसी इंसान को ये पता ना हो कहाँ जा रहा है, और वो एक मैच्योर पर्सन हो, तो थोड़ा सा एक मतलब एक अलग ही सिचुएशन हो सकती है। तो वो बच्चा जिस जिस एक्सप्रेशन से मुझे देखा, वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि एक प्रकार से मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो बच्चा ऐसा सोच रहा कि ये व्यक्ति इसको, मतलब आप समझ लो कि थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, कि उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क जैसा आ रहा था कि ये इन्हें पता नहीं है और इतनी मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये घटना इसलिए मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसमें ये जो सेंस था कि मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं और मैं जा रहा हूँ, मैं और मैच्योर हूँ, मैं हर चीज़ को एनालाइज कर सकता हूँ, मैं फिर भी मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्चिंग में हूँ। अब ये चीज़ के लिए एक समझ में आई बात कि प्रोजेक्ट डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक लक्ष्य पता ना हो तो तब तक प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होता है। इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिली थी। और दूसरी चीज, जब मैं आगे गया तो वहां पर मैं बहुत से लोगों से मिला, चूंकि गरीब लोगों को भला करना, तो मैं गरीब लोगों से मिला। गरीब लोगों में से कैसे जो मूंगफली का ठेला लगाते हैं मैं उनसे मिला, समोसे की दुकान है उनसे मिला, अलग अलग जगह पे मैं लोगों से मिला जो कि गरीब लोग होते हैं, मैंने आइडेंटिफाई करके गरीब लोगों उन्हीं से मिला। लेकिन वो लोग बात करते तो अच्छा लगे, लेकिन सपोर्ट करने को कोई भी रेडी ना हो। और एक प्रकार से देखा जाए तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये जो लोग हैं ये मेरी बात सुन के मेरा एक प्रकार से मजाक जैसा उड़ रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मतलब अपना काम छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसा मैंने कई लोगों को बोलते सुना। और मैं एक सरपंच से भी मिला, पास झाबुआ के पास में गाँव है वहाँ पर, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ आपका स्कूल हम यहाँ पर खुलवा देंगे। लेकिन बाद में ये फील हुआ मुझे कि सब लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, सब सांत्वना दे रहे हैं, एक्चुअल में कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं है, या फिर उस चीज को समझने को रेडी नहीं कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली वैल्यू क्या है। तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी काम करने के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है, तो वैसे ही ये जो संघर्ष निकला, ये संघर्ष इसी चीज का मूल्य है कि हमारी शिक्षा नगरी छोटी मोटी नहीं है, शिक्षा नगरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और शिक्षा नगरी में ये जो चीजें डेवलप हो रही ना, ये इसलिए हो रही हैं, इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये जब बनेगी ना तो ये ऑक्सफोर्ड को भी टक्कर दे सकती है, जिस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं। फिर क्या होगा, मैं एक प्रकार से डीमोटिवेटेड होने लगा। एक्चुअली हर व्यक्ति की लाइफ में होता है कि जब कोई काम करते हैं और अगर असफलता मिलने लगे तो फिर डीमोटिवेशन होना स्वाभाविक है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डीमोटिवेशन हुआ तो क्या हुआ कि मैंने मतलब नाइट में प्लान कर लिया कि अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं झाबुआ से चला जाऊंगा और ये प्रोजेक्ट भूल जाऊंगा, ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा अनमने मन से मैं खाना खा रहा था
और होटल में जिस लॉज में रुका था, होटल में मतलब लॉज में रुका था, इतना पैसा तो नहीं था कि मतलब किसी प्रॉपर होटल में रुको, लॉज में रुका। और वहां पर मैं मतलब जब खाना खा रहा था, ऑब्वियसली पेपर के ऊपर खाना रखा हुआ था, पेपर में एक स्टोरी सुनी और उस स्टोरी ने मेरे माइंड को पूरा का पूरा बदल डाला। और इसलिए इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। घटना क्या थी, जब मैं मतलब खाना खा रहा था, तो जो आर्टिकल ये था कि एक अंधा भिखारी एक शहर में भीख मांगता था और उसके यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, पावर ऑफ वर्ड्स के नाम से। आप यूट्यूब पर स्टोरी भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस आर्टिकल के बारे में जो पढ़ा वो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ मैं। तो उस अंधे भिखारी के पास में एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे मेंशन था कि मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। ये सेंटेंस पढ़ के लोग उस पर दया करके उसको डेली एक दो रुपए दे करके दे देते और उसका दिन में 250-300 सिक्के आराम से हो जाते थे, उसका गुजारा चलता था, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि एक दिन एक सज्जन पुरुष आए और उनके पास में एक्चुअली पैसे नहीं थे, या हो सकता है कि वो भिक्षा जो भी उनके दिमाग में हो उस टाइम पर वो उनको हेल्प नहीं कर पाए, जो भिखारी को उनको देना था वो हेल्प नहीं कर पाए। तो उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने तख्ती ली, तख्ती पे कुछ लिखा और रख के चले गए। अच्छा, ये घटना है दोपहर तक की, मतलब ये सुबह सुबह की बात है, दोपहर के टाइम पे वो जो जो जेंटलमैन है वो दोबारा आए, तो उन्होंने जो भी लिखा उसकी वजह से ऐसा हुआ, इतना चमत्कार हो गया कि दोपहर तक भिखारी को 300 से ज्यादा रुपए मिल गए। तो अच्छा, अंधे लोगों के अंदर एक सिक्स सेंस होता है कि उनको अगर दिखाई नहीं दे तो सुनाई बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लोगों की चलने की आवाज से भी आइडिया लगा जाते हैं कि ये कौन से व्यक्ति है। तो जैसे वो सज्जन पुरुष दोबारा आए तो ये जो भिखारी ने पहचान लिया कि सर आप वही हैं जो आपने तख्ती चेंज की थी। सज्जन पुरुष ने कहा हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ। तो उनका आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, देखो मेरे पास इतनी ज्यादा संख्या में भिक्षा मिलने लगी, लोग मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, जो लिखा सिर्फ कहने का तरीका बदल दिया, और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो तरीका क्या था, उसमें सेंटेंस क्या लिखा था, आज का दिन कितना सुंदर है, आज का दिन कितना सुहावना है, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो उसको देख सकते हैं, किंतु मैं नहीं। मतलब आप अगर देखें ना, पहला सेंटेंस मैं अंधा हूं कृपया मेरी मदद करो, ये सेल्फिशनेस को दिखाता है। और आज का दिन कितना सुहावना है, आप लोग कितने भाग्यशाली हो जो इसको देख सकते हैं किंतु मैं नहीं। ये सेंटेंस से आप फील करो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कहने का सेंस बदल गया। जब सेंस बदला तो ये मान लीजिए लोगों के भाव बदल गए। अरे बहुत से लोगों ने तो उसको भीख इसलिए दी कि उनको ये सेंटेंस ही पसंद आया। इसलिए उस दिन मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ना है, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, सिर्फ इसको करने का तरीका बदलना है। अब ये चीज के लिए जब ये दिमाग में ठन गया तो जो बोलते हैं ना कि अगर कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमें हिंट मिलती है, उसमें मदद मिलती है, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हम गिव अप वाली बात उदाहरण देते हैं, बहुत से लोगों के उदाहरण देखें जहां पर हम असफल होने लगते हैं और गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गिव अप किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। अगर आपका जो डिसीजन है वो सही है तो आप उस पर 100% अडिग रहो, कभी भी उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य होती है कि आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। और वो चीज का मैं कुछ सामने एक उदाहरण हूँ। आप अगर इस चीज को पूरी तरह से देखेंगे ना, तो एक छोटा सा बच्चा जिसके पास 10वीं क्लास में पढ़ाई करने के लिए जो किताबें होती हैं एडिशनल, वो किताबें लेने के पैसे नहीं थे, और वो स्टूडेंट आज हजारों स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक स्कूल बनाने की प्लानिंग कर रहा है और ऑलमोस्ट सक्षम भी है उस स्टेप को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जब ये घटना हुई तो मैंने फिर तुरंत जो प्लान किया था जाने का वो कैंसिल किया, और फिर मैं झाबुआ अच्छा वहाँ पर एक सहयोग क्या हुआ, उसी जगह मेरे मतलब जो जिस लॉज में मैं रुका था वहाँ पर एक सज्जन पुरुष थे, मिले मुझे, मिस्टर निशांत श्रीवास्तव। वो मिले, जैसे मिले तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा, वो भी बातूनी टाइप के इंसान है, बहुत हेल्पफुल नेचर है, सज्जन पुरुष हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उनको जानकारी देते हैं और मिलनसार टाइप के इंसान। तो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट है तो आप एक काम करो, अलीराजपुर चले जाओ, वहां पर
मेरे मित्र हैं, वो शिक्षक भी हैं और आपके इस प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करेंगे। और अलीराजपुर में लोगों को ज़रूरत भी है क्योंकि गरीब है और वहाँ पर ट्राइबल बेल्ट बहुत है, बहुत से लोग पिछड़े हैं। एजुकेशन लेवल 16% है, 16% एजुकेशन है और वुमेन का रेशो तो और भी कम है, 9% के आसपास में है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 ये लगभग 8 की बात है, ठीक है। तो जब ये बात हुई तो मैं गया वहाँ पे, उनसे मिला, जब रेफरेंस दिया, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में वो भी मिलनसर हैं, ठीक है, मास्टर जी बोलते हैं उनको, पूरे अलीराजपुर में बहुत ही फेमस है, उनकी पूरी फैमिली में मास्टर मास्टर हैं सभी लोग। तो जब ये चीज़ हुई तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर मैं गया और मैंने सिर्फ इसलिए कि मुझे स्टूडेंट से मिलना है, यहाँ के बच्चों का एजुकेशन लेवल क्या है ये जानने के लिए मैं उनसे गया, प्रिंसिपल से मिला। और वहाँ पर जब मिला तो एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं क्या फील हुआ कि शायद मैं कोई सर्वे करने आया हूँ, मैं गवर्नमेंट विभाग से आया हूँ, मैं ऐसा उनको फील हुआ। तो कुछ स्कूल्स ने मुझे मना भी कर दिया कि नहीं नहीं आज बच्चे नहीं हैं, कल आना, ठीक है। हालांकि मुझे 2 स्कूल ने परमिट भी किया, 2 स्कूल में मैं गया और फिर मैंने वहाँ पर बच्चों को से कुछ सवाल पूछे और उनको पढ़ाया भी। तो बच्चों से जो प्रेम मिला, बच्चों को जो समझा, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये प्लेस परफेक्ट है जहाँ पर मैं शिक्षा नगरी को पूरा कर सकता हूँ। मैं ऐसा मेरे दिमाग में प्लान बनने लगा और फिर वहाँ रह के, चूंकि सेम चीज़ अगर जो व्यक्ति जो काम करता है उसको वहीं से इनकम दिखती है। मैंने टीचिंग की थी, टीचिंग करने के बाद में जैसे आप एमएनसी कंपनी में जॉब करने लगो तो इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाती है। तो मैंने इंग्लिश क्लासेस ओपन करने के लिए प्लस मैथ्स क्लासेस ओपन करने का प्लान किया कि अलीराजपुर में कोचिंग खोलेंगे। अलीराजपुर में कोचिंग खोल के जो पैसा आएगा उस पैसे से हम स्कूल बनाएंगे और स्कूल फ्री में लोगों को पढ़ाएंगे। अब चूंकि उस टाइम पर ये डिसीजन इमेच्योर डिसीजन है देखा जाए तो, क्योंकि जब हम फ्री की बात करते हैं तो फ्री पढ़ाना एक प्रकार से बहुत अच्छी सोच है और होना भी चाहिए और मैं इसमें अप्लाई भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन 100% फ्री पढ़ाना, 100% फ्री करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विस क्वालिटी है, जो सैलरी होगी लोगों की, टीचर की, फैकल्टी की, वहाँ पर जो भी और भी टीम मेंबर होंगे उनकी सैलरी वगैरह कैसे होगी, ये चीज़ मैंने कभी दिमाग में नहीं सोची। हालांकि मेरा प्लान अभी भी वैसा ही है कि मैं गरीब लोगों को फ्री में ही पढ़ाऊंगा, बट आगे ये मॉडिफाई हो गया। तो जब ये हुआ तो बाद में पता चला कि हम उतनी इनकम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोचिंग में भी समय लगता है, अपना नाम बनाने में, ब्रांड बनाने में। लोग एकदम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको 2-3 साल तो ऐसे ही आपको अपना नाम जमाने में लग जाएगा। जब आपके 1 साल में बच्चे निकलेंगे, फिर उसके बाद डबल रेफरेंस होगा, फिर वो बच्चे निकलेंगे, तीसरी साल या चौथी साल में आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मैंने जिस तरीके से सोचा कि मुझे इसमें से इतने लोगों को पढ़ाना है, तो फिर ये मान लीजिए कि टीचिंग करके तो कभी भी नहीं कर सकते। फिर मैं बैक टू दिल्ली चला गया और उसके बाद में जो जिस कंपनी में काम करता वो करता शुरू जारी था। फिर खुमान सिंह जी की घटना हुई और उसके बाद फिर मैंने जब ये चीज़ थोड़ा एनालाइज किया, इसके ऊपर चिंतन किया, तो फिर मुझे समझ में आया कि सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मुझे एजुकेशन को बढ़ावा देना है, लोगों को पढ़ाना है, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इनकम करनी पड़ेगी जिसमें रेगुलर इनकम हो। और फिर वो काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से कर सकते हैं। और बिजनेस से करने के लिए फिर BBB मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस की स्थापना हुई और उसके बाद बैक टू बैक जो सक्सेस होती गई आपके सामने आज हम इस एक लेवल पर है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी BBB जो भी है ऑब्वियसली एक इसके पीछे जो मिशन है वो शिक्षा नगरी का मिशन है और अभी ये मिशन थोड़ा सा परिष्कृत हो चुका है, प्यूरिफाई हो गया है। वो क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ये स्कूल एज इट इज गरीब लोगों के लिए फ्री ही रहेगा, लेकिन हमें इसको ऑपरेट भी करना है और किसी को निर्भर भी नहीं होना है। तो हमने इसमें प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें डाली हैं। पहली चीज़ ये है कि गरीब लोगों के लिए गरीब होगा, लेकिन बच्चे ब्रिलियंट होना चाहिए, उनका एग्जाम होगा, एग्जाम में पास किया तो हम उनको एडमिशन देंगे। जैसे कि नवोदय जवाहर विद्यालय होते हैं ना, वैसे ही हम स्कूल नवोदय विद्यालय आपने देखे होंगे, तो उन स्कूल का जो पैटर्न है उसी पैटर्न का एडवांस रूप हम इसमें करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को हम ऑब्वियसली फीस लेंगे ताकि हम लेवल को मेंटेन कर सकें और जो फैकल्टी के ऊपर खर्च होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होना है और बाकी चीज़ों में खर्च होना है उसका हम खर्चा निकाल सकें। और ये चीज़ के लिए मतलब 50% कोटा रहेगा वो गरीब बच्चों के लिए रहेगा। गरीब बच्चों का मतलब गरीब, कोई किसी धर्म
या जाति या एरिया के लोगों को देख के नहीं, किस जो व्यक्ति गरीब है, गरीब मीन्स गरीब जिसकी इनकम कम है, जिसके पास में अभाव है और स्टूडेंट ब्रिलियंट है, उसको हम इस प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। गरीब इंसानों को, गरीब बच्चों को, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलेगी पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक। और जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो पेड वाली सर्विस में भी आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गरीब जो बच्चे होंगे ना, उनकी भी एजुकेशन 100% गरीब नहीं है, फ्री नहीं है। गरीब लोगों के साथ में हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। जो बच्चे ब्रिलियंट होंगे, जो 50% फ्री कोटा में आएंगे, उनके साथ में एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत जो भी खर्चा होगा पहले हमारा स्कूल उनके ऊपर खर्च करेगा और जब उनकी जॉब लग जाएगी तो उनके हिसाब से जो प्लानिंग होगी 5% 10% जो भी उनको पर मंथ कुछ समय तक के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि उनकी जगह दूसरे और बच्चे पढ़ सकें, या फिर किसी उनको एक बच्चे का वर्डन दे दिया, एक बच्चे का एक्सपेंस दे दिया कि भाई आप इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा हैंडल करो। तो ये चीज़ से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ फ्री की समझ में नहीं आएगी, उनको भी रहेगा कि हाँ उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। और इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो एक प्रकार से बहुत ही परिष्कृत रूप में, एक फिल्टर्ड रूप में आ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 या 3 साल के बाद प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और इसके एडमिशन्स का प्रोसेस भी हम शुरू करेंगे। इसके प्लेस के लिए हम लोग अलीराजपुर या चंबल इन दोनों एरिया में प्लान डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर ये हो सकता है। जैसे जहाँ पर मुझे हमारी टीम को जमीन मिल जाएगी, इसके ऊपर काम चल रहा है। जमीन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 105 एकड़ जमीन में, 105 एकड़ जमीन में बनाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक प्रकार से देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि ये जो मिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसको टक्कर देने वाला स्कूल होना चाहिए। लोग कल्पना करें कि मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन शिक्षा नगरी में हो जाए तो धन्य हो जाऊंगा, ऐसा लेवल तैयार करना है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय था, बहुत फेमस था पहले, वैसा ही लोगों के अंदर एक फील होता था कि हाँ पहले उस टाइम पे विश्व गुरु थे, दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, वैसे अभी लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं, मिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसे ही लोग हमारे देश में हमारी शिक्षा नगरी में पढ़ने आए। इस लेवल को तैयार करने के लिए ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने त्याग किया, बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, इसमें से अनगिनत लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। मैं आज 29 साल का हो गया, 39 साल का आज हो गया हूँ। और 39 साल के पीरियड में मेरे लाइफ में जितने लोग मिले हैं लगभग सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, और मेरी इस सफलता का श्रेय उन सभी लोगों को जाता है जिन्होंने छोटे या बड़े किसी भी रूप में हमारे इस मिशन में हमें सहयोग किया, चाहे वो कंपनी के रूप में किया हो, सामाजिक लाइफ के बारे में किया हो, मिशन के बारे में प्लानिंग करने में हेल्प किया हो, नाम के बारे में हेल्प किया हो, या फिर क्लाइंट बिल्डिंग में हेल्प किया हो, किसी भी रूप में हेल्प किया हो, वो सभी इस सफलता के भागीदार हैं। इवन हमारे वो कैंडिडेट्स भी जो हमारे माध्यम से बाहर गए हैं, आपको जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी कंपनी ने टोटल अभी तक हमारे इस ट्रिपल बी ग्रुप ने 6,700 लोगों को रोजगार दिलवाया, 6,700 लोगों को रोजगार दिलवाया, जिसमें से 5,500 लोकल डोमेस्टिक लेवल पर इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार दिलवाया और 1,200 के लगभग लोगों को आउट ऑफ इंडिया दिलवाया। तो जितने लोग इस मिशन के, इस ग्रुप के माध्यम से गए हैं, उन लोगों का भी इसमें भाग है और वो लोग भी इसके पूरे भागीदार हैं। सो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट आज के डेट में आया, फीलिंग क्यों आई मेरे मन में, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये एक आम पब्लिक का प्रोजेक्ट है, सब लोग इसमें जुड़े। और इसमें जुड़ने का एक इसमें खास बात क्या है, सिर्फ मैंने इतनी तारीफ कर दी, इतनी बारे में आपको बताया, लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है वो एक बार आप जरूर सुने। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि इसमें जो स्टूडेंट होंगे ना, उनको हम जो टीचर अपॉइंट करेंगे, मोर देन 50% टीचर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स ही क्यों होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिसिप्लिन परफेक्ट हो, एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें प्रेम, जो गार्जियन का प्रेम है वो आड़े ना आए, क्योंकि डिसिप्लिन हटा तो क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो जाता है। और आर्मी ऑफिसर्स के अंदर डिसिप्लिन सबसे परफेक्ट होता है। और आर्मी ऑफिसर्स हम वही लेने वाले हैं जिनके बच्चे उनकी देखभाल करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ में वो जो खुशी चाहिए वो नहीं मिलती है, जैसे
आप बागवान मूवी देखते हैं, बागवान मूवी की जो सिचुएशन होती है वैसी सिचुएशन अगर किसी के साथ में होती है तो वो डेफिनेटली हमारे ग्रुप से जुड़ सकता है। और जैसे भी हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे हम पहला निमंत्रण उनको देंगे कि वो हमारे स्कूल में आके पढ़ाएं। आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स जब गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो गार्जियन और बच्चे दोनों एक साथ हो जाएंगे और उनका प्रेम भी अटूट होगा और डिसिप्लिन भी होगा। और हमें ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाना है कि उनका जो अटूट प्रेम इस देश का नव निर्माण करे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट में हम 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और जो स्पिरिचुअल। फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि अभी देखा जाए अगर आप कॉमन सर्वे कर दो तो आधे से ज़्यादा लोग अनहेल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जो हमारी बॉडी होती है चेकअप करवाए तो बहुत सारी बीमारियां निकल जाती हैं। वैसे ही अभी देखा जाए क्योंकि लोग हेल्दी नहीं है। हेल्दी क्यों नहीं है? जो हेल्दी खाना होता है वो खाते नहीं है, जो हेल्दी नहीं होता वो खाते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर अगर बचपन से ध्यान दिया जाए तो ही सुधार हो सकता है। अब बचपन से जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ सुधार करना चाहे, बिल्कुल छोटे से अगर कोई सिखाई जाए और उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ में सिखाई जाए और ध्यान करवाया जाए तो ये मान लीजिए बहुत ही अच्छा संस्कार मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। तो फिजिकल फिटनेस मतलब आर्मी की ट्रेनिंग बचपन से मिलना शुरू होना चाहिए। और मेंटल फिटनेस मतलब कि जो मैच्योरिटी लेवल होता है। कुछ लोग होते हैं जो हमें डिग्री करने के बाद भी जॉब करने के आते हैं, हम इस जॉब के लिए आते हैं और मैं अगर उनसे पूछता हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, सर क्या हुआ कि मेरे दोस्त की वजह से मैंने ये सब्जेक्ट लिया, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मुझे इंजीनियरिंग करनी थी तो मैंने मैकेनिकल ले लिया, ठीक है। पता चलता है कि पापा ने प्रेशर डाला इसलिए ले लिया, लेकिन उनका परफेक्शन किस में, उनका इंटरेस्ट किस में वो नहीं पता होता है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के तहत हम बच्चे को पहले ही एनालाइज कर लेंगे 5वीं या 8वीं क्लास के अंदर में ही कि इस स्टूडेंट का दिमाग कहाँ चलता है, इसके जो दिमाग में क्या खास बात है, और उसी के ऊपर हम चीज़ करेंगे। करिकुलम काफ़ी चीज़ें हम लोग खुद बनाने वाले हैं इसमें, और ये आपको बहुत जल्दी 2023 खत्म होने वाला है। मैं 39 ईयर का कंप्लीट हो चुका हूँ मैं, और मैं टारगेट कर रहा हूँ मैं कि आने वाले 3 या 4 साल के अंदर हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाए, शुरू कर पाए। कम से कम जो लैंड एक्विजिशन है वो वाला काम हो जाए, जमीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर जब ये चीज़ हो जाएगी तब आपको जो प्रोजेक्ट हम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मानना है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी को अपने आप हटा देता है। अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आपके अंदर सोच डेवलप हो जाएगी, सोच डेवलप हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार को अपलिफ्टमेंट की तरफ ले जाएंगे और आपके परिवार का जो लेवल है, जो स्तर है वो सुधार हो जाएगा। और इसीलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि स्टडी के ऊपर, जो मतलब गरीब बच्चों की स्टडी के लिए हम जो जितना कंट्रीब्यूट कर पाए उतना करने वाले हैं। और ये दोनों चीज़ें करने के साथ साथ में स्पिरिचुअल, हर एक बच्चे को भले वो 5वीं में पहली क्लास का हो तब भी बचपन से लेकर बड़े होने तक सभी लोगों को और जो शिक्षण स्टाफ होगा सभी लोगों को मेडिटेशन कंपलसरी होगा। आप कल्पना कीजिए कोई भी स्टूडेंट जो पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक कंप्लीट उसने डेली बेसिस पर रेगुलर मेडिटेशन किया हो, ध्यान किया हो और फिजिकल फिट हो और मेंटल फिट हो, मैच्योर पर्सन हो, तो बताइए कैसा होगा। अगर उसको ये कहा जाए कि शक्तिमान होगा तो शायद गलत नहीं होगा। शक्तिमान जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान, काल्पनिक जरूर है लेकिन आप इमेजिन कीजिए एक पावरफुल इंसान है, मैच्योर है, ध्यानी पुरुष है, कभी गलत नहीं करता है और किसी के साथ में गलत नहीं होने देगा और उसके अंदर उदारता का भाव होता है। जैसे आप देखेंगे ना तो शक्तिमान के पूरे सीरियल में आप देखना उसमें से शक्तिमान ने कभी किसी को मारा नहीं है, उसको बुराई को खत्म करने की कोशिश की। आप उसका उदाहरण जयकाल को देख सकते हैं। डॉक्टर जयकाल को कई बार उन्होंने मतलब पकड़ा, जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, कुल मिलाकर उनको सुधरने का मौका दिया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो बच्चे होंगे, बच्चे जब ये तीनों गुण होंगे उनके अंदर तो उनके उदारता भी आएगी, पावर भी आएगी, समझ भी आएगी और मैच्योरिटी भी आएगी। ये सभी चीजें डेवलप होंगी तब जाके एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ समाज बनेगा। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे देश के जो सरकारी विभाग के लोग हैं, IAS, IPS, जिस सभी लोग, अगर ये सभी लोग उस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हुए तो कैसा होगा। अगर जो कलेक्टर होते हैं वो हमारे स्कूल से पढ़े हो तो कैसे होंगे। हमारे स्कूल के बच्चे अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर बन जाएंगे तो कैसे होंगे। हमारे स्कूल के बच्चे अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर बन जाएंगे तो कैसा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी जगह वो चले जाएं,
तो वो कैसा काम करेंगे, ये आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। जिसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, जिसको एक अच्छा कल्चर मिला हो, तो ये मान लीजिए वो कल्चर उनकी लाइफ में भी दिखेगा, झलकेगा। ये हमारे प्रोजेक्ट का मतलब है। और इसीलिए हम लोग हमेशा एक विजन के ऊपर काम करते हैं। चाहे आप कंपनी के ऊपर देखें तो हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, योर नीड्स आवर एम्बिशन। वैसे ही ये शिक्षण का कॉन्सेप्ट है कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से डेवलप करें, समाज को आगे बढ़ने में मदद करें। हमें भी जो मिला वो समाज से मिला है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। इंसान का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने जो इंसान होने का फर्ज अदा करे और समाज को वो सब देने की कोशिश करे जिसके लिए वो काबिल है, सक्षम है। तो हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश है कि शिक्षा नगरी स्कूल बहुत जल्दी शुरू होगा। इसके ऊपर हम प्रयासरत हैं और अभी हम इस टाइम पर इस प्रोजेक्ट को एक प्रकार से बड़े लेवल पर जा रहे हैं, कंपनी को कॉर्पोरेट लेवल पर जा रहे हैं, ब्रांड के रूप में स्थापित कर रहे हैं और ऑब्वियसली इस ब्रांड की सहायता से हम इस स्कूल को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी ट्रिपल बी ग्रुप कंपनी से जो भी इनकम होती है उसका 60% प्रॉफिट हमें इस प्रोजेक्ट में मोबिलाइज करना ही हमारा प्रोजेक्ट है। और जैसे हम इसके सक्षम हो जाएंगे ना, तो ये मान लीजिए बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगी कि ट्रिपल बी ने शिक्षा नगरी को शुरू कर दिया है और उसका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। तब तक हम लोग अपने प्रोसेस को बहुत स्टैंडर्ड कर लेंगे। दोस्तों, ट्रिपल बी और एमटीएम दोनों एक साथ की कंपनी है। एक एम्प्लॉयमेंट के लिए है तो दूसरी एजुकेशन के लिए है। जो ट्रिपल बी है, ट्रिपल बी के जो भी सब्सिडीज हैं वो सभी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, जॉब के ऊपर काम करती हैं। और जो एमटीएम है वो केवल प्योरली एजुकेशन के ऊपर काम करती है। तो ये दोनों का उद्देश्य यही है कि हम स्कूल को कंट्रीब्यूट करें और उसको आगे बढ़ाएं। सो दोस्तों, ये मेरे मन में भाव था कि एक बार आप लोगों से पूरी बात करें, क्योंकि इतना लंबा इन्फॉर्मेशन मैंने कभी नहीं दिया और ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी हाफ जैसा इन्फॉर्मेशन या उससे कम मैंने सेमिनार में शेयर करने की कोशिश की। क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट डे होता है जब हम जो कि बर्थडे कोई छोटे बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट का पॉइंट होता है, लेकिन मेरे लिए आज एक्साइटमेंट का क्यों है? क्योंकि 39 ईयर होने के टाइम पर मैं अपनी लाइफ से कैसा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, नहीं हूँ, हैप्पी हूँ, नहीं हूँ, तो ये फीलिंग आना स्वाभाविक है। और खास तौर से जब मैं एक समाज सेवी इंसान हूँ, समाज सेवी, समाज के प्रति जो फीलिंग है वो एक अपना अहम रोल रखती है, अहम भाव मिस रहता है। तो वो चीज़ के लिए मन में एक फीलिंग आई कि एक बार अपनी इस चीज़ को मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। और फिर ये जो चीज़ जो बनी है ना, मतलब जो प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है ना, ये आप लोगों को भी अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना हो ना, तो कंडीशन क्या होती है कि उसमें मतलब मॉनेटरी जो मेंबरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर इस प्रोजेक्ट के मेंबर बनना है ना, तो उसमें 5 कंडीशंस हैं। 5 कंडीशंस को अगर पूरा करेंगे तो आप इस मिशन के, इस प्रोजेक्ट के मेंबर बन सकते हैं। पहला, इसमें जो मेंबर बनने की कंडीशन है कि आपको 105 रुपये लेके आना है। क्योंकि 105 की घटना बहुत अलग है, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो गया। वैसे भी 105 रुपये लेके आना है। दूसरी कंडीशन है आपको 1 किलो गेहूं, चावल, कुछ भी गेहूं, धान, बाजरा, साबुत बीज लेके आने जिनको आज बोए उग जाए। तीसरा, आपको एक फलदार वृक्ष का पौधा लेके आना है, जैसे आम, सेव, संतरा, वो आपको लेके आना है। चौथा, आपको एक ईंट लेके आनी है जिसकी बिल्डिंग बनेगी। और पांचवा, आपको एक दिन लेबर का काम करना है। आप किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पर हो, लेकिन आपको उस स्कूल में एज अ लेबर का काम करना होगा। अगर आपने 5 कंडीशन फुलफिल की तो आप लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं ये कॉमन प्रोजेक्ट आम पब्लिक का है और सभी लोग इसमें आत्मीयता से जुड़े। अगर आपने उसमें एक दिन लेबर का काम किया तो खून पसीना बहाया, आपका अटैचमेंट आना स्वाभाविक है। सो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मन में बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करना है, लेकिन सब कुछ तो नहीं बोल सकते। फिलहाल मैंने शॉर्ट में लगभग सब चीज़ें आपको शेयर की हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में हमारा समाज जो है ना वो शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, उसके लिए आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, इसमें कोई फंड की जरूरत नहीं है। हमें इसमें 1% भी हम डोनेशन का प्रपोजल नहीं दे रहे हैं। हम अपने ग्रुप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हमारा ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जो आने वाले टाइम पर इस पर हमारे जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो इस स्कूल को आपस में अपने आप ऑपरेट कर पाए। बच्चों की फीस अलग से है। पॉइंट ये है कि इसको लॉन्ग टाइम के लिए रन करना है और ये देश विदेश में इंटरनेशनल लेवल पर ये अपना छाप छोड़ पाए। लोग बाहर के लोग भी प्लान करें कि मुझे भी
शिक्षा नगरी में अपने बच्चों को पढ़ाना है। सो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी बता सकते हैं कि हमें इस स्कूल में और चीज़ क्या ऐड करना चाहिए। और आपको अगर मेंबर बनना है तो आप 2-3 साल का वेट कीजिए, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा और आप हमारी टीम को उससे ज्वाइन करके आप अपना जो मेंबरशिप का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो, जो कि बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबा वीडियो होने पर लोग कम देखते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मेरा जो लाइफ गोल बचा हुआ है कंप्लीटली। ट्रिपल बी जो कुछ भी इसी प्रोजेक्ट के लिए है, ट्रिपल बी का अलग से कोई ऐसा गोल नहीं है। सबसे पहला और आखिरी गोल यही है कि शिक्षा नगरी बनना चाहिए। सो दोस्तों, आप विदा लेते हैं और ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखें। आने वाले टाइम पर हम इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है, और आप लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट को मिलकर कंप्लीट करेंगे। अभी हमने पूरे देश में जिस तरीके से सेमिनार किए हैं, वैसे ही हम इस पूरे देश में इस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट को लेके जाएं और सभी लोगों का सपोर्ट लेके इस मिशन को एक सफल मिशन बनाएं, जो कि हमारे अतीत के गौरवशाली दिनों को दोबारा हम जी सकें वर्तमान में, और इस स्कूल को, इस शिक्षा नगरी को एक इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करें। सो दोस्तों, विदा चाहता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।